हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है गाउस के नियम से संबंधित या गाउस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर 12th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, किसी आवेशित चालक के सतह के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करें। मतलब कोई आवेशित चालक है, चालक कैसा है? आवेशित है, चालक पर आवेश दिया गया है और आवेशित चालक के सतह के निकट एक बिंदु है P। इसी बिंदु P पर बताना है कि आवेशित चालक के सतह के निकट जो बिंदु P है, यहां बताना है कि आवेशित चालक के कारण यहां विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे? यहां तो हम लोगों को गाउस के नियम का प्रयोग करना है। अब देखिए जरा इधर सब लोग, आवेशित चालक आप लोग को पढ़ाया गया है, कोई भी वस्तु अगर चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित हो, चालक का बना हुआ हो, तो जो भी आवेश आप चालक वस्तु पर देंगे, अंदर में आवेश का मान, कुल आवेश का मान 0 होता है। जो भी आवेश आप दोगे, पूरा का पूरा आवेश चालक वस्तु के सतह पर फैल जाएगा। एक और बात यहां ध्यान देना, चालक वस्तु का यहां जो सतह है आप देख रहे हैं, चालक वस्तु का सतह हर तरफ एक तरह का नहीं है। कहीं कहीं चालक वस्तु के सतह की वक्रता अधिक है और कहीं कहीं वक्रता कम है। मतलब यहां चालक वस्तु का जो सतह है वो हर जगह समान नहीं है, और जब सतह हर जगह एक जैसा नहीं हो, सतह की वक्रता अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आवेश का जो वितरण होता है वो पूरी सतह पर समान रूप से नहीं होता है। और जब आवेश का वितरण हर जगह समान रूप से नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में देखिए क्या होगा, यहां चालक वस्तु के सतह के अलग अलग स्थान पर, अलग अलग बिंदुओं पर आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मान भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। मान लेते हैं P बिंदु के निकट चालक वस्तु के सतह पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश फैला हुआ होता है उसी को कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। एक और बात पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, बता चुके हैं, कोई भी आवेशित चालक हो, चालक के सतह पर या सतह के निकट विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सतह के लंबवत होगा और उससे दूर होगा। तो यहां विद्युत क्षेत्र इस तरह से, और इसी विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहां लेना है हम लोगों को गाउसीय सतह। यह जो गाउसीय सतह हम लोग लेंगे यहां, वो बेलनाकार लेंगे, और ऐसा बेलनाकार गाउसीय सतह लेंगे जिसका समतल भाग बहुत ही छोटा हो। यहां जो समतल भाग होना चाहिए वह बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो देखिए आप लोग यहां इस तरह से ये हो गया बेलनाकार गाउसीय सतह। बेलनाकार गाउसीय सतह, बेलनाकार गाउसीय सतह ये हो गया। अब यहां किसी भी बेलन के 3 भाग होते हैं, 2 समतल और एक वक्र। तो देखिए यहां जो बेलनाकार गाउसीय सतह लिया गया है उसमें जो समतल भाग है इसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा लेना है। मतलब समतल भाग बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्षेत्रफल मान लेते हैं D है। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग गाउसीय सतह ऐसा क्यों नहीं लिए?
जिसके समतल सतह बड़ा हो। बहुत छोटा समतल सतह वाला गाउसीय सतह क्यों लिए? तो देखिए इसका कारण क्या है। अगर गाउसीय सतह का समतल भाग बहुत छोटा हो तो चालक का बहुत थोड़ा भाग, जितना ये समतल भाग का क्षेत्रफल है बस इतना ही भाग जो है बेलन के अंदर में है। चालक के सतह का कितना क्षेत्रफल? मात्र डीए क्षेत्रफल बेलन के अंदर में होगा। डीए इतना कम है, मतलब चालक के सतह का जो छोटा भाग अंदर में है वो इतना छोटा है कि उस पर आवेश के वितरण को क्या मानना है? समान मान सकते हैं। और आवेश के वितरण को अगर हम लोग समान मान लेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? आवेश के पृष्ठीय घनत्व भी हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब यहां देखिए सब लोग क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, पहले निकालना है एक बार विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल निकाल देंगे तो विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। और एक बार गाउस के नियम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहां आवेशित चालक के सतह के निकट विद्युत क्षेत्र चालक के सतह के लंबवत होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, अगर कोई चालक विलगित हो तो चाहे वो आवेशित हो चाहे वो आवेशित नहीं हो, चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। कोई भी विलगित चालक हो तो विलगित चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, फिर यहां से ए वेक्टर आप जब निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, तो आप देख रहे हैं कि बेलनाकार गाउसीय सतह का कुछ भाग आवेशित चालक के अंदर है जहां विद्युत क्षेत्र 0 है, तो अंदर वाले भाग से विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब बेलनाकार गाउसीय सतह का जो भाग बाहर में है केवल उसी से विद्युत फ्लक्स होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो बेलनाकार गाउसीय सतह है जो उसका बाहर में भाग है, तो इसका जो वक्र भाग है, वक्र भाग के समानांतर में विद्युत क्षेत्र है। और किसी भी सतह के समानांतर में अगर विद्युत क्षेत्र हो तो सतह से विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब सतह के समानांतर हो तो इसका मतलब होगा कि सतह से होकर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं कर रही है, और सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा अगर पास नहीं करेगी तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ वक्र भाग से विद्युत फ्लक्स 0। अब जो भी विद्युत फ्लक्स होगा केवल और केवल किससे होगा? ये जो समतल भाग है बस इतना से विद्युत फ्लक्स होगा। कहेंगे पूरे गाउसीय सतह से विद्युत फ्लक्स, लेकिन निकालेंगे केवल इस समतल भाग से विद्युत फ्लक्स। तो समतल भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश ये बाहर में होगा डी ए वेक्टर, मतलब यहां क्या करना है? बेलनाकार गाउसीय सतह से बेलनाकार गाउसीय सतह से कुल विद्युत फ्लक्स देखो यहां 5 टोटल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर 5 टोटल ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और यहाँ 5
टोटल E इंटू DA इंटू 1 फाई टोटल E इंटू DA इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब हम लोग एक बार और विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किस नियम से? गाउस के नियम के सहायता से। तो अब देखिए यहां गाउस के नियम की सहायता से बेलनाकार गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स देखिए यहां फाई टोटल क्या करना है, ये जो है फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू इनक्लोज्ड क्या है? आप जिस बंद सतह के लिए गाउस के नियम का प्रयोग करना चाह रहे हैं उस बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश है क्यू इनक्लोज्ड। तो देखिए अब ये बेलनाकार गाउसीय सतह के समतल भाग का जितना क्षेत्रफल है इस आवेशित चालक के सतह का केवल इतना ही भाग माने इतना ही क्षेत्रफल के बराबर भाग बेलनाकार गाउसीय सतह के अंदर में रहेगा। मतलब चालक के सतह का डीए क्षेत्रफल कहां होगा? बेलनाकार गाउसीय सतह के अंदर रहेगा। तो बताइए अब गाउसीय सतह के अंदर में अगर आवेश निकालना हो तो सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। ऐसे भी याद रखना है आवेश के पृष्ठीय घनत्व में जितना क्षेत्रफल से गुणा करेंगे हम लोग उतना क्षेत्रफल में कुल आवेश का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर फाई टोटल इक्वल टू सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण 2 जहां Q इनक्लोज्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। अब देखिए हम तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है? फाई टोटल। समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है? फाई टोटल। तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहां पर तो अब हम लोग को लिखना है अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करेंगे? 1 और 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग को करना क्या है? इसमें समीकरण 1 में दाहिना पक्ष क्या था? E इंटू DA और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष है सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन 0। DA और DA कैंसिल। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। याद रखिएगा कोई भी चालक हो बस क्या होना चाहिए? आवेशित होना चाहिए। कोई भी चालक आवेशित हो
तो चालक के सतह के निकट विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। सिग्मा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व और एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहां देखिए दिशा निकालना है तो आप लोग पढ़े हुए हैं आवेशित चालक है तो सतह के निकट विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सतह के लंबवत होती है। अगर आवेशित चालक मतलब चालक की सतह पर धनात्मक आवेश फैला हुआ है तो सतह के लंबवत सतह से दूर दिशा होगी। अगर ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? सतह के लंबवत सतह की ओर। क्लियर हो गया? आज अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 2 यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है क्वेश्चन। ये ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये दो चालक प्लेट है इस तरह से है ऐसे। तो दो चालक प्लेट एक सतह ये दोनों कैसे हैं? समतल हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और बहुत बड़े हैं। मतलब चालक प्लेटों के सतह का जो सतह है वो बहुत बड़ा। ठीक है, यहां और एक पर आवेश धनात्मक दिया गया है, दूसरे पर आवेश ऋणात्मक दिया गया है। आवेश जब देंगे तो आवेश चालक प्लेट के सतह पर फैल जाए। तो यहां इसीलिए दिया गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व धनात्मक आवेश जिस प्लेट पर है उसके लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस में होगा और कितना है 1.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और एक पर ऋणात्मक आवेश है उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व है -1.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या करना है? दोनों चालक प्लेटों में से जो पहला प्लेट है फर्स्ट प्लेट के बाहरी भाग में बिंदु ए है, यहां बताना है कुल विद्युत क्षेत्र। सेकेंड के बाहरी भाग में बिंदु बी है, यहां बताना है कुल विद्युत क्षेत्र। और दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु है सी, यहां पर निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के आवेशों के कारण। अब यहां देखना है हम लोगों को। देखिए तो यहां पर क्या है कि इस प्लेट पर धनात्मक आवेश दिया गया है और इस पर ऋणात्मक आवेश। और आप लोग जानते हैं प्लस आवेश माइनस आवेश को अपनी को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहां अगर मान लीजिए कोई एक ही प्लेट होता, ऋणात्मक नहीं होता केवल धनात्मक होता, या धनात्मक मतलब ये प्लेट नहीं होता केवल यही प्लेट होता, तो एक प्लेट रहने पर आप जो भी आवेश देते हैं पूरा आवेश प्लेट के सभी सतहों पर फैल जाता। लेकिन यहाँ दो प्लेट हैं और दोनों पर अलग अलग आवेश दिए गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर केवल अंदर वाले सतह पर आवेश फैल जाएंगे। इस तरह से अंदर वाले सतह पर आवेश का वितरण होगा। देख लीजिए बहुत बड़ा प्लेट है, सतह बहुत बड़ा है। मतलब अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या मिला देखेंगे। आवेश का धनात्मक आवेश का पृष्ठीय वितरण 1 और यहां ऋणात्मक आवेश का पृष्ठीय वितरण, और आवेश का समतल पृष्ठीय वितरण हो बहुत बड़ा। तो ऐसे स्थिति में आप लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश के बहुत बड़े समतल पृष्ठीय वितरण के कारण उससे कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितने के बराबर होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये पढ़ चुके हैं। और एक बात ध्यान देना है, अब यहां हम लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है तो पहले इस आवेश के समतल पृष्ठीय वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर इसके कारण निकालेंगे। तो इसके कारण जब निकालोगे प्लस धनात्मक है तो धनात्मक अगर प्लेट हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? उससे दूर और इसके लंबवत। इस तरह से ऐसे यहां होगा ये फर्स्ट
वेक्टर और ऋणात्मक आवेश के कारण ई, यहाँ सेकेंड प्लेट के कारण उसके ओर हो जाएगा ना ऐसे, मतलब ए बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण दो विद्युत क्षेत्र होंगे। आप देखिए दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। और अभी तुरंत कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग, परिमाण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग पहले। मॉड ऑफ ई फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ई सेकेंड वेक्टर। अब देखिए तो यहां हम इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का केवल क्या निकालना है, परिमाण। तो परिमाण का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखना है सिग्मा किसका, इसका या इसका, किसी का भी, क्योंकि चिन्ह का यूज हम लोग को फॉर्मूला में करना नहीं है, केवल परिमाण लेना है। तो परिमाण चिन्ह छोड़ देंगे तो जितना ये है उतना ही नहीं ये भी है। तो देखिए यहां अब यहां सिग्मा का वैल्यू 1.8 मिनट। अब हम लोग फाइंड करेंगे बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखिए बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई ए वेक्टर का मॉड, केवल परिमाण का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहां। ई फर्स्ट वेक्टर का मॉड प्लस एक मिनट, सॉरी, यहां जो है अभी हम लोग परिमाण तो बराबर है, एक ही और यहां लिखना था, तथा ई फर्स्ट वेक्टर की दिशा इक्वल टू, ध्यान दीजिए आप लोग जो डायग्राम में बना है बस वही लिख देना है। ई फर्स्ट वेक्टर की दिशा किधर है, इस सेकेंड वेक्टर की दिशा के विपरीत। इस सेकेंड वेक्टर की दिशा के विपरीत। ई फर्स्ट वेक्टर की दिशा इक्वल टू इस सेकेंड वेक्टर की दिशा के विपरीत। और आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, अगर दो सदिशों के परिमाण आपस में बराबर हो और दिशा विपरीत हो तो दोनों का परिणामी, दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बिंदु ए पर इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर लिखना चाहिए हम लोगों को, अतः बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, देखोगे यहां क्या करेंगे, ई ए वेक्टर इक्वल टू ई फर्स्ट वेक्टर प्लस ई सेकेंड वेक्टर इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि ई ए वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों प्लेटों के कारण बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था कि दोनों प्लेटों के कारण यहां जो सेकंड प्लेट है इसके बाहरी भाग में क्षेत्र में जो बिंदु है बी, यहां पर बताइए कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसी तरह से निकालेंगे। धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ए फर्स्ट वेक्टर और ऋणात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ ए सेकेंड वेक्टर। दूसरा वाला जो प्लेट है उस पर तो माइनस आवेश है ना, उसके कारण इसके लंबवत और इसी की लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र। तो यहां बी बिंदु पर देखिए, फिर यहां जब निकालेंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर का परिमाण और इस सेकंड वेक्टर का इतना ही होगा। क्यों? इस प्लेट के एक सतह पर आवेश फैला हुआ है, आवेश का पृष्ठीय वितरण समतल पृष्ठीय वितरण है, यह भी आवेश का समतल पृष्ठीय वितरण है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण का ये फॉर्मूला होगा। और यहां भी दिशा निकालेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत। परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो योगफल 0। मतलब बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना बराबर 0। क्लियर हो गया? अब हम लोग लास्ट में बनाएंगे थर्ड। और थर्ड में देखिए क्या है, बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को बताना है कितना होगा। कैसे निकालेंगे? ये जो प्लेट है फर्स्ट, इसके सतह पर धनात्मक आवेश फैला हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से ए फर्स्ट वेक्टर। और ये जो सेकंड प्लेट है इसके सतह पर ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र उसी की ओर ई सेकेंड वेक्टर। क्लियर हो गया? अब यहां देखेंगे ई फर्स्ट वेक्टर ई सेकेंड वेक्टर। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ना है। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि जब समान दिशा में दो सदिशों एक ही दिशा में, तो उनका योगफल भी उन्हीं की दिशा में होता है परिणामी। तो यहां दोनों का योगफल इधर ही होगा, मतलब धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। और योगफल का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण के जोड़ के बराबर होता है। यहां निकालना होगा मॉड ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सेकेंड वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। या हम लोग इसको यहां ना करके यहां से भी बना सकते हैं। देख लीजिए, देखिए मॉड ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सेकेंड वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ए फर्स्ट का मतलब फर्स्ट प्लेट के कारण, सेकेंड प्लेट के कारण। ठीक है? अब यहां दिशा जो है, ए फर्स्ट वेक्टर की दिशा बराबर ए सेकेंड वेक्टर की दिशा, ऐसे। और अब जो है बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे। इस बार 0 नहीं होगा। अब जब 0 नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र का पहले क्या निकालें? परिमाण। और फिर क्या निकालेंगे? दिशा। कैसे? देखिए यहां पर ए सी वेक्टर का अमाउंट इक्वल टू ए फर्स्ट वेक्टर का अमाउंट प्लस ए सेकेंड वेक्टर का अमाउंट। मॉड ऑफ ए सी वेक्टर, देखिए ए फर्स्ट वेक्टर का अमाउंट क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां भी सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन 0। मॉड ऑफ ईसी वेक्टर ऐड जब करेंगे हम लोग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ऐड जब करेंगे तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और फिर यहां सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ ईसी वेक्टर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देख लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 और 4 पाई से यहां डिवाइड कर दिए तो उतना ही से यहां मल्टीप्लाई भी करना होगा। 4 पाई इंटू सिग्मा का वैल्यू है मैग्नीट्यूड। हम अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखे हैं, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में कभी भी चार्ज या मतलब आवेश या आवेश के घनत्व जो हो, पृष्ठीय घनत्व हो, रैखिक घनत्व हो, आयतनिक घनत्व हो, फॉर्मूला में चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल परिमाण का प्रयोग करते हैं। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। और फिर यहां देखिए मॉड ऑफ ईसी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जब कूलॉम का नियम पढ़ रहे थे तो बताया गया था इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यहां 4 पाई इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। और यहां से मॉड ऑफ ईसी वेक्टर अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 इंटू 9 तो यहां हो जाएगा 1 ये 15.3 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। और अगर आगे हम लोग पुनः यहां मल्टीप्लाई कर दें मॉड ऑफ ई सी वेक्टर तो हो जाएगा 61.2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। आगे पुनः हम लोग इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसे। मॉड ऑफ ई सी वेक्टर इक्वल टू देखिए 6.12 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 या इतना भी लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन पर कूलम। एक और बात है, आप चाहें तो पाई का वैल्यू यहां रख सकते हैं 3.14 रख के मल्टीप्लाई करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं। और अब लास्ट में बताना है हम लोगों को ई सी वेक्टर की दिशा। देखिए सी बिंदु पर दो सदिश यहां दिए गए हैं, ई फर्स्ट वेक्टर और ई सेकेंड वेक्टर, दोनों की दिशा समान है, तो इनका जोगफल जो होगा वह भी इन्हीं की दिशा में ऐसे होगा। मतलब इसी वेक्टर इक्वल टू ई फर्स्ट वेक्टर प्लस ई सेकेंड वेक्टर। तो इसी वेक्टर की दिशा हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, मतलब जिस प्लेट पर धनात्मक आवेश है, से नेगेटिव प्लेट की ओर। हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से इसे समझना है, प्रैक्टिस करना है कॉपी पर लिखकर खुद से।